नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। ग्राम रामदीन का पुरवा की पावन धरती पर पूर्व प्रधान जयराम निषाद अथक प्रयास का परिणाम। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को रामदीन के पुरवा में माननीय पूर्व प्रधान जयराम निषाद ने दूर दूर के मंझे वक्ता को अपने मंच पर चुन चुन कर एकत्र किया कि कहीं भी समाज को मूलभूत वास्तविकता को समझाने में कसर न रह जाए, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियां सत्ता लोभी के नाम से संबोधित करे। जयराम निषाद के ऐसे ही वक्ता में एक सूरज गौतम सोशल एक्टिविस्ट जिला अध्यक्ष और अजय राय भारतीय बेरोजगार मोर्चा के जिला अध्यक्ष अपने वक्तव्य से लोगों को समझाने का प्रयास किया और जयराम निषाद का आभार व्यक्त किया। पेश एक रिपोर्ट। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? सबसे पहले मेरा नाम सूरज गौतम है और ये जो कार्यक्रम यहाँ पे मनाया गया है ये जाफरगंज थाने के दिनवा पुरवा में यहाँ बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है। हमें बुलाया गया, हमने भी अपने वक्तव्य रखे। देखकर अच्छा लग रहा है कि जो ब्राह्मणों ने कभी चैलेंज किया था कि तुम्हारा मिशन, तुम्हारा आंदोलन, तुम्हारे विचार महाराष्ट्र पुणे के बाहर नहीं जाएंगे, और वो विचार अब यहाँ 1500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गांव में आ चुका है। तो ये मिशन ये है कि इसको 6 लाख गाँव तक ले जाना है। इसकी शुरुआत वाम से भारत मुक्ति मोर्चा बड़े पैमाने पर कर रहा है। आज वाम से टीम फतेहपुर के द्वारा फतेहपुर में 6 जगह ये जयंती मनाई गई है, और इस साल हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि 365 जयंतियाँ 365 दिन महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाएंगी, और ये मिशन गांव-गांव तक बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाई जाएगी। हम लोग इसको पहुंचाने में जल्द सफल होंगे। समाज का सहयोग भी मिल रहा है, और जो हमारे समाज के प्रतिनिधि जो अभी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मानने लगे हैं, वो भी अभी जो देश में कटु व्यवस्था या घृणित मानसिकता के लोग उनसे दूर हट करके हमारा साथ सहयोग कर रहे हैं, तो उनका साथ सहयोग भी हमारा रहेगा अगर वो सही तरीके से चलते हैं तो। और इसको हम लोग आगे तक पहुँचाएँगे। गांव के जो फतेहपुर के 15 से 52 गाँव हैं, हमारा मिशन ये है कि 2027 तक हम सभी गाँव में पहुँचा दें बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को। भवन में इस्लाम साहब से आप मिशन आप जो चला रहे हैं, किस उद्देश्य का मिशन चला रहे हैं? मिशन उद्देश्य ये है कि भारत में एक आज़ादी मिल चुकी है 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। अभी दूसरी आज़ादी हमें चाहिए जो वास्तविक आज़ादी है, क्योंकि अभी देश के लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। मैंने अभी वक्तव्य में भी आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के लोगों को अभी आज़ादी नहीं मिली है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि अगर आप थाने में जाते हैं तो आपकी FIR नहीं लिखी जाती है, आपको जूते लात गाड़ी बोनस में मिल जाती है। तो ये जो आज़ादी हमारे लोगों को नहीं है, वो आज़ादी पाने के लिए जो हमारे बहुजन महापुरुषों ने आज़ादी का आंदोलन चलाया था, उस समय भी आज़ादी के 2 आंदोलन चल रहे थे। एक फुले साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में चल रहा था, एक ब्राह्मणों के नेतृत्व में चल रहा था जिसके नेता गांधी थे। वो गांधी के नेतृत्व वाले जो आंदोलन चल रहा था वो आज़ादी पा गए हैं। अभी हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, और जब ये संगठन 6 लाख गाँव तक पहुँच जाएगा तो हम लोग भी आज़ादी पा जाएंगे। आपको याद होगा कि अगस्त 1942 में गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत से अंग्रेजों भाग जाओ, अंग्रेज भारत छोड़ो। ऐसा हम लोग भी दे सकते हैं, लेकिन वामसेप का ये उद्देश्य नहीं किसी को बाहर निकालने का। अगर इंसान का पूत बन के रहेंगे यहाँ पे विदेशी लोग जिनका भी वर्चस्व भारत में है, तो वो यहाँ रह सकते हैं। और फिर बाद में हम लोग जब आंदोलन खड़ा कर लेंगे तो हम लोग तय करेंगे उनको रखना है या भगाना है। ये हमारे मूल्यवादी बहुजन समाज तय करेगा कि उनको क्या करना है। वैसे अभी जो यूपी के CM हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जातिगत मीटिंग और जातिगत इस तरह के प्रोग्रामों के लिए कुछ पाबंदियां लगाई थी, उसके विषय में क्या कहना है? ये जातिगत मीटिंग नहीं, जातिगत तो नहीं है, लेकिन उसके विषय में आपको क्या कहना है? उसके विषय में ये है कि अगर हम कहें कि वो कहीं तक ठीक भी है। हमारे समाज के जो दुग्गल नेता हैं, ये जो ऐसे जो जातीय नेता बनते हैं कि केवल अपने समाज को इकट्ठा किया फिर बाद में जाके वहीं सौदेबाजी कर लेते हैं, तो हमारे खिलाफ वो ठीक भी है। ठीक इस नज़रिए से है कि कम से कम बहुजन नेता समाज को जोड़कर इकट्ठा करेंगे। मजबूरी हो गई उनकी कहीं ना कहीं कि आप SC ST OBC को जोड़कर मीटिंग करेंगे। आप बता सकते हैं कि किसी जाति की मीटिंग नहीं है, कि मूल्यवादी बहुजन समाज की मीटिंग है, इसमें सभी समाज के लोग हैं, इसमें कोई जाति के लोग नहीं हैं। जैसा कि बाबा साहब ने एक मंत्र भी दिया था कि पहले शिक्षित हो, संघर्ष करो, और संगठित हो, फिर संघर्ष करो। तो उस बिहाफ पे जो है लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, भारत सरकार भी इस पर एक काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा मर्जिंग जो मामला था, यानी प्राइमरी स्कूल मर्ज किए जा रहे थे, तो ये न्यू जो शिक्षा की है वो ख़त्म की जा रही है। शिक्षित बनने का जो हमारे लोग
पहुंचने लगे थे विश्वविद्यालय में, हमारे लोग प्रोफेसर बनने लगे थे। प्रोफेसर जब बनने लगे थे तो उन्होंने देखा कि ये तो हर जगह अपना प्रतिनिधित्व करने लगे हैं, तो अब इनकी जड़ काट दीजिए, नींव काट दीजिए। वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि आप पढ़ना बंद कर दो ना, वो मर्जिंग के माध्यम से स्कूल बंद करेंगे। मतलब वो चीज़ ही खत्म कर दी जाए जिसमें वो जाकर के बस शिक्षित बस 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 आप सही समझ रहे हैं। अल्टीमेटली वो जो है हाँ, बैक फुट पे आ जाएंगे। वो बैक फुट पे न्यू खत्म कर दी जाएगी। एक बात समझिए कि कक्षा 8 तक पास कर दिया जाता है, पता है ना, फेल नहीं किया जाता कक्षा 8 तक, कंपलसरी हो गया। कंपलसरी हो गया, प्रमोट करना ही। और हाई स्कूल में पेपर होते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के समय वो भी देखा प्रमोट हो गए लोग, तो ये न्यू कमज़ोर कर दी गई है। अब ये तो यहाँ तक तो हुई थी, अब जब यहाँ से लोग भी कुछ निकल के जाने लगे थे अपने दम पर और मेहनत करके आगे जाने लगे थे, तो अब न्यू जड़ से ही ख़त्म कर दी जा रही है। वो पहले तो यही तो शिक्षा होता है, करते थे क्या देना क्या नहीं देना। अब उससे भी अगर जो हमारे जैसे लोग समझाने समझ में निकलते थे, महापुरुषों की विचारधारा या महापुरुषों की शिक्षा, तो ऐसे लोग समझने के बाद जब आगे निकल रहे थे, तो अब जड़ से ही मर्ज कर दो इसको, बंद। अभी 5 किलोमीटर दूर बच्चा को लड़कियां नहीं भेज रहा है, बच्चियाँ नहीं भेज रहा है, बच्चे नहीं भेज रहा है। सड़कों से रेप बलात्कार हो जाते हैं, सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ऐसे बंद हो जाता है। तो इसके खिलाफ बामसेब का एक आपसूट संगठन विद्यार्थियों का भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई को आंदोलन अच्छा, किया था। इस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं? बाबा साहब के जो मूर्तियाँ हैं, स्टैचू है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार जो है अब कह रही है कि इसको कवर कराएंगे, छतरी बनवाएंगे, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? वो ऐसा समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो घोषणा भी करी है, उसको ये समझिए कि चुनाव भी आ रहा है, चुनाव आ रहा है और हम लोगों के द्वारा बहुजन महापुरुषों के प्रति जागृति बढ़ाई जा रही है। तो वो कुल मिला के बहुजन महापुरुषों के हितैषी बन रहे हैं कि हम हितैषी बन जाएंगे, और जो बामसेब ने मेहनत करके महापुरुषों की पहचान कराई है, उनके प्रोटेक्टर हम मान जाएँ कि इनका प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं, तो लोग हमको वोट दे दें। कुल मिला के वो छलावा है, वो जैसे बाबा साहब का पुतला और अर्थी निकालने वाले भी यही लोग थे। हाँ, वो वही लोग थे, वो जिंदा रहते बाबा साहब की अर्थी उन्होंने निकाली थी। अब वो दिखावा कर रहे हैं, तो उसमें समाज फंसने वाला नहीं। हम जैसे लोग समाज में घूम घूम कर समाज को समझा रहे हैं कि ये इनके बहकावे में ना आए और आप अपना अलग संगठन खड़ा करें, जन आंदोलन निर्माण करें। जन आंदोलन निर्माण करेंगे, सारी आज़ादी मिल जाएगी हमें, हम सब जगह अपना पर, जैसे हमारे महापुरुष, जैसे हमारे पूर्व के राजा महाराजा थे। तो ये बड़ा सवाल है कि हम भिखारी हो गए, झोपड़ी झुग्गियों में रहने की क्यों मजबूर है? बिल्कुल, बहुजन समाज समझ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे समझेगा। हम लोग 6 लाख गाँव तक जाएंगे और सफल होंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। आपका सुनना तो तिलक ने जो चैलेंज किया था, कम से कम उसको तो हमारे महापुरुषों की विचारधारा उसको काट कर यहाँ रामदिनवा पूर्व तक यानी 1500 किलोमीटर दूर तक आ गया। और अभी इनके विषयों पर और इनके कहे गए वाक्यों पर पीएचडी भी होती है। तो अभी हम लोग आ गए और विदेशों में भी चर्चा होती है, तो और आगे पहुंचे। कम से कम जो तिलक ने चैलेंज किया था कि फुले तेरा ये जो आंदोलन है पुणे से बाहर नहीं जाएगा, तो आज यहाँ तक आ गया और विदेशों तक चला गया। जो बड़े विरोधी थे उनको खत्म करने में महापुरुषों की विचारधारा हमारी काम कर रही है। 1848 से 1956 तक जो 3 महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, 108 साल का, उस आंदोलन की बदौलत ये 3 महापुरुष कौन थे? फुले, साहू, अम्बेडकर। ये फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा जो 108 साल तक आंदोलन चला है, इसकी बदौलत संविधान मिला। संविधान में जो हमको अधिकार मिले वो 108 साल के आंदोलन से मिला। मतलब ये समझ आ रहा है कि अधिकार आंदोलन करने से मिल जाते हैं। ये समझ हमको 108 साल के आंदोलन से आना चाहिए। और आज जो हमको अधिकार लेना वो भी आंदोलन से मिलेंगे। और जो 3 रास्ता होते हैं अधिकार पाने के, एक न्यायपालिका, दूसरी संसद और तीसरा आंदोलन। तो जो मैंने पहले और दूसरा बात है, ये तीनों जगह ब्राह्मणों को कब्जा है। राजनीति भैया बतानी पड़ेगी। हाँ, कब्जा है पूरी। संविधान में व्यवस्था बनाई गई कि भारत ऐसे चले। न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, कर, ये चारों चलाए गए और लगभग चारों पिलरों पे कब्जा। 56 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ। 1978 में बामसेब बना। बामसेब बनाने वाले 3 महापुरुष थे, दीना भाना जी, डी के कपाड़े जी
और मनोहर काशीराम। तो काशीराम जी को पूरा भारत जानता है और दीना बाना और डी के खापर्डे को बामे सेठ के लोग जानते हैं, जो बम सेठ, क्योंकि वो चर्चा में नहीं है। और जय मूल निवासी का नारा जो है दिया जा रहा था वो बम सेठ का ही कॉन्सेप्ट है। ये जो समाज 6743 जातियों में बटा हुआ था, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 टुकड़ों में इकट्ठा, SC ST माइनॉरिटी। बाम सेठ जब बना तो बाम सेठ ने इसको बहुजन की माला में पिरोने का काम किया, तो उन्होंने और इकट्ठा कर। अभी बाम सेठ बनने के बाद जब धीरे धीरे उन्होंने मूल निवासी कॉन्सेप्ट किया कि SC ST OBC माइनॉरिटी ही भारत के मूल निवासी हैं, कम से कम तब तक उतना पता था उनको कि इनके जो संस्कार हैं, इनके जो व्यवहार हैं, इनके जो रीति रिवाज है वो एक है, और ये सब ब्राह्मणी व्यवस्था से प्रताड़ित लोग हैं। तो जो प्रताड़ित करने वाला है और जो प्रताड़ित है, तो जो प्रताड़ित लोग हैं वो सब एक है। और अभी जो रिसेंटली का रिसर्च है, 21 मई 2001 को जो DNA रिपोर्ट आई, माइकल बामसाद अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसके प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने रिसर्च किया था, उससे पता चला कि SC ST OBC माइनॉरिटी ये DNA के हिसाब से विभाजित। तो हमारे महापुरुष जो अंदाजा लगा रहे थे, जो कम से कम वो आकलन कर रहे थे कि ये इस नजरिए से देख रहे हैं तो ये भाई हैं, तो वो अब DNA रूप से भी सिद्ध हो। अब एक सवाल ये आता है कि जैसे मूल निवासी भारत में तो कौन होगा विदेश में? सुनिए माताएं बहनें, थोड़ा शांति का सहयोग दीजिए सब लोग। तो जब ये चर्चा हुई कि कोई भारत में मूल निवासी है, तो एक और इसमें जो साइलेंट शब्द छुपा होता है, जैसे घर में आदमी नहीं कहती हमारा छोटा लड़का है, तो एक साइलेंट शब्द कोई बड़ा भी होगा। तो भारत में अगर मूल निवासी की चर्चा हो रही है तो कोई विदेशी भी हो। अब वो विदेशी है जो चारों पिलरों पे कब्जा किए हुए। अब कब्जा भी बहुत बड़ी खतरनाक तरीके से कर रहा है। अभी अजहर ने बताया कि उनके एक और टेक्निकल हथियार उनके हाथ में आ गया, ईवीएम मशीन। तो पॉलिटिकल चर्चा नहीं होनी चाहिए, सब यहाँ लोग बार बार कह रहे हैं, जबकि आपके घर की रोटी से लेकर और बच्चों की किताबों तक वो तय कर रही है, और कह रहे हमसे उससे मतलब नहीं। खैर वो आपका विषय, हम जो कहेंगे वो आप मानना ना मानना, लेकिन सुन लेना। आपकी आज़ादी, आर्टिकल 19 आपको आज़ादी देता है और हमको बोलने की आज़ादी देता है। मानना ना मानना आपका अधिकार, सबको अधिकार, आज़ादी है, सब अपने मान सकते नहीं मान सकते, लेकिन अच्छा जिसको लगेगा वो ग्रहण नहीं करेगा। तो कुल मिला के चर्चा ये थी कि ये जो बहुजन महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, तो उद्देश्य कुछ रहा होगा। प्रताड़ित लोग थे, आज़ादी चाहते थे, और एक और आपके सामने आज़ादी मिल चुकी है 47 में। झुंझुना तो पकड़ाया गया है। आज़ादी जब चल रही थी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजी में एक वाक्य कहा था, मैं अंग्रेजों से, मैं उसको हिंदी में कह रहा हूँ कि इनसे पूछो, कांग्रेस एंड कंपनी से, जो आज़ादी, उस समय राजनीतिक पार्टी नहीं थी, उस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, इससे पूछो कि ये देश की आज़ादी का आंदोलन चला रहा है या देश के लोगों की आज़ादी का आंदोलन चला रहा है। तो गांधी के पहले ही, गांधी के तब तक गांधी भी आ चुका था, तो कांग्रेस एंड कंपनी ने कहा हम देश की आज़ादी का, अभी देश तो आज़ाद हो गया है ना, दिक्कत नहीं है, देश वाकई आज़ाद हो गया, हम लोग आज़ाद नहीं, तभी आज समस्या होती है। अब आज़ादी की अगर डिफिनेशन करेंगे आप, आज़ादी की अगर मतलब निकालेंगे, आज़ादी क्या मतलब होता है? आज़ादी का मतलब ये होता है कि जो लोग आज़ाद होते हैं उनके पास समस्या नहीं होती। आज आप आज़ादी से अपनी बात भी नहीं बोल सकते, ये सबसे पहली बात है। अधिकार तो बात की बात है, पहले आज़ादी से आप बोल भी नहीं सकते, सही बात, तो आज़ादी कैसे हुई? तो आप जब तक, जागरूकता की बातें खूब की जा रही है, लेकिन जागरूकता का जो पहला मतलब है दोस्त और दुश्मन की पहचान। पहला दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अब हमारे समाज को कम से कम दोस्त दुश्मन पहचान कराने वाले की पहचान तो होने लगी, धीरे धीरे वो हो जाएगी, प्रोसेस में है। जैसे वहां से यहाँ तक आ गए, पुणे से यहाँ तक, तो प्रोसेस में हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। कम से कम आज जो 3 जनवरी का दिन है, यहाँ इकट्ठा होकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं,
तो इससे पता चल रहा है कि हमें महापुरुषों की पहचान हो रही है, उनके विचारों की पहचान हो रही है, और धीरे धीरे ये जो तमाम मन में विद्रोह या आपस में जो दिक्कतें चल रही है वो खत्म होंगी, ये महापुरुषों की विचारधारा से ही। समस्या ये आती है कि वो जो आंदोलन चला रहे थे वो कैसे क्यों रुका है और कैसे रुका है, किसने रोका है, ये सब सवाल कर रहे हैं। हमें आज़ादी क्यों नहीं मिल रही है? आज़ाद भी हैं और आज़ादी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमारे सामने एक योजना हर बार लाल किले में आते हैं 15 अगस्त को, हर साल झुंझुना। और मजे की बात यह है कि जो 14 अगस्त को कचड़ा बिन के आता, 15 अगस्त की सुबह खाना खाता, वो भी आज़ाद समझ रहे। ये लगातार हमारे समाज को गुमराह करने की बातें जो की जा रही हैं, हर 15 अगस्त को आ रहे हैं आज़ादी मिल गई, और करीब 79 साल हो गए। अब आज भी समाज में ये दिक्कत है कि आप अगर अपनी बात थाने में लेके जाते हैं तो गरियाए जाते हैं। ये बहुत लंबा इतिहास नहीं बता रहा हूँ, ये जो हो रहा है वो कम से कम महसूस हो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगे। महापुरुषों ने एक बात कही है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो खुद अपनी जंजीरें तोड़ देता है। तो ये एहसास कराने वाली कम से कम एक होता है कि जानना, एक एहसास करना। एहसास हुआ था ज्योतिराव फुले को जब उनके ब्राह्मण मित्र की शादी से उनको निकाला गया था, एहसास हुआ था। जब वहां से रिटर्न आ रहे थे बेइज्जती होकर के उनकी, वो लौट रहे थे, तब देखा था कि ये जो महाराष्ट्र के जो महार लोग हैं, छूत लोग हैं, वो गले में हंडी पीछे झाड़ू बांध के टाल रहे, इनको बेइज्जती महसूस नहीं हो रही। उनको एहसास हुआ था, कारण पता चला, तब ना ये क्रांति चली, तब ना एक 60 साल का आंदोलन चला, तब ना उन्होंने खोजा शिवाजी महाराज को कि हमसे पहले हमारा पुरखा कौन था, उनकी समाधि कहाँ है, रायगढ़ में थी, खोजा। उसके पहले कौन थे, खोजा। आंदोलन चला उसी विचारधारा में, 160 साल चलाया, संविधान मिला, अधिकार मिले, हम लोग आजाद हुए, धीरे धीरे अधिकार मिले, लेकिन फिर दुश्मन हमारा 100 साल आगे सोचता है और हम अभी ये रखना, ये कदम सोचते हम लोग, एक कदम आगे ही सोचते, वो 100 साल आगे सोचता। जब ज्योतिराव फुले, साहू, अंबेडकर आंदोलन चला रहे थे, अंबेडकर तक आया, तब आपको पता होगा एडल्ट फ्रेंचाइज आंदोलन इंग्लैंड में चल रहा था। ब्राह्मणों को पता चल गया आज जो वहां चल रहा है कल यहाँ आएगा, कि ब्रिटिश इंडिया है उस समय था। अब वो जहाँ वहाँ की संसद में, इंग्लैंड की संसद में जो पास होगा कानून, यहाँ आएगा नहीं तो चल जाए। अब उनकी संख्या 3.5%, समस्या ये बात है। और राज करना उनका नेचर है कि हमें राज तो करना है, उनका नेचर है, उनके डीएनए में ऐसा, उनके कहा जाए कि उनके मन में भर गया पूरा तरह के हमको राज करना, चाहे डिवाइड करके करें और चाहे जोड़ के करें, चाहे बांट के करें, चाहे जोड़ के करें, राज हमें करना है। एडल्ट फ्रेंचाइज आंदोलन चल रहा था, भारत में वोट का अधिकार मिलना था, तब शुरू किया। हम तो 3.5% हैं और अपनी गिनती में, यानी अपनी संख्या में गाँव के प्रधान होने बड़े को बन सकता 3.5% पर नहीं बन सकता, अब बनेगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि महापुरुषों ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया गया, आपके पास जो सबसे बड़ा वोट का अधिकार है, खत्म कर, वो वोट का अधिकार है। ये मैं नहीं कहूँगा किसको देना किसको न देना, मैं सतर्कता दे रहा हूँ कि कम से कम इतना देखना कि इंसान सही चुनना। हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं ना, हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना है ना, इनका प्रमोशन करने हमारे ना कोई मतलब, इनको देना ना देना वो इनके काम को देख कर देना। लेकिन आपका वोट का अधिकार खत्म किया जा रहा है। अभी वामसेप संगठन का 42वां अधिवेशन कटक उड़ीसा में होना था, उड़ीसा में बीजेपी सरकार, और 3 महीने पहले परमिशन हो गया। सिचुएशन समझना क्या है, वामसेप भारत का बहुजनों का सबसे बड़ा संगठन, 36 राज्य है भारत में, सुनिएगा, और 36 में से 32 राज्य में वो संगठन है। मैं आपको संविधान की और जो वर्तमान समस्या वो समझा रहा हूँ कि क्या हालात हैं। तो वो 32 राज्यों का बड़ा संगठन, उसको परमिशन मिली 3 महीने पहले, 26 से 30 तक अधिवेशन होना था और 23 तारीख को रद्द कर दिया हाई कोर्ट से।
मतलब इतने बड़े संगठन की अगर रद्द कर सकते हैं, ये सोचो, वो चेतावनी दे रहे हैं, इतने बड़े संगठन की अगर हम रद्द कर सकते हैं, तो आप जो गांव में रह रहे हैं आवाज उठाएंगे तो लाठी चलेगी। तो इकट्ठा होकर अगर ये सारी चीजें नहीं करेंगे और आपके पास आखिरी एक अधिकार बचा, वो भी थोड़ा मोड़ा जीरो बचा है, ईवीएम आई उसे खत्म कर दिया उसने, वो थोड़ा मोड़ा बचा है, अगर आप उसको नहीं बचा पा रहे हैं और अगर नहीं ईवीएम के खिलाफ खड़े हो पा रहे हैं, जो भी आवाज उठा रहा है, हमारे संगठन का है नहीं कोई मतलब नहीं, ईवीएम के विरोध में आवाज उठा रहा है, उसका समर्थन करना चाहिए। 108 साल आंदोलन चला, तब जाकर अभी जो माता जी ने बताया प्रधान जी ने कि वो बच्चा मर गया था, लेकिन उनका अधिकार या गोलमेज सम्मेलन में गए थे ना, तो वो सब मामला है, वो त्याग परित्याग अगर उनका समझना है तो कम से कम जो उनका दिया हुआ सबसे बड़ा अधिकार, वोट का अधिकार है, बचा लो और ईवीएम से खत्म किया जा रहा है। मेरा नाम अजय राव, भारतीय बेरोजगार मोर्चा जिला अध्यक्ष। अच्छा, भारतीय बेरोजगार जिला। आप हमें ये बताइए, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, पोस्ट जो की है, एक अनिल मिश्रा नाम के जो व्यक्ति है, उन्होंने अम्बेडकर साहब के पोस्टर को जलाया है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसके विषय में ये है, कानून प्रशासन को उसमें क्या करना चाहिए, संवैधानिक तौर पर जो न्याय होना चाहिए उसमें क्या करना चाहिए? इसमें मेरी ये विषय है कि उसको कोई जानता नहीं, उसको कोई जानता नहीं था, उस वकील को कोई नहीं जानता था, अनिल मिश्रा को, अनिल मिश्रा को कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। वो जनवाने के लिए ऐसा कार्य किया कि मुझे पूरे देश में मुझे लोग जाने, जनवाने के लिए कार्य किया। मतलब अब आदमियों को, मतलब एक सवर्ण को, फेसबुक में एक वायरल हुआ था वीडियो में कि अमित शाह का उसने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं, ऐसा कर दिया था। तो वैसा ही कर रहे हैं क्या? ऐसा ही कर रहे हैं। कब तक है ऐसा? ये जब तक रहेगा, ये समाज को इसी प्रकार से जनवाने के लिए गुमराह किया जाता है। क्यों उनके क्षेत्र के आपस के लोग क्यों? नहीं क्या उनके ईश्वर अब इस वक्त काम नहीं आ रहे हैं? मतलब ऐसा काम देखो, जिस दिन से संविधान लागू हो गया था उस दिन से सारे उनके लोग सब खत्म हो गए। नहीं, क्यों भाई? देखिए, आज भी वो ईश्वर को मानते हैं, पूछते हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, निर्माण हो रहा है जी। तो आज क्या उनके ईश्वर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? तो मतलब सब फेमस होने के लिए क्या अब एक अम्बेडकर का ही नाम बचा है? अम्बेडकर ही मतलब ये उनके क्या उनका कोई असली अस्तित्व नहीं बचा? अगर जलाना तो था, नहीं है, जलाना था तो किसी और था। अम्बेडकर ही एक ऐसा विद्वान था जो किसी आर्ट वर्ल्ड में नहीं था, और उसने ऐसा कार्य किया समाज को, जो कभी समाज इतना पिछड़ा था, गुलामी से जकड़ा था, उसने ऐसा कार्य किया। सारे SC ST OBC मूल निवासियों को एक करने के लिए उसने इतना कठिन संघर्ष किया। समाज को एक करने के लिए हक अधिकार एक ऐसा दस्तावेज जो संविधान के दायरे में रखकर लिख करके गया है। इसलिए वो यही चाहते थे कि ऐसा ये लिख के जाएं और ऐसा कार्य अगर बहुजन समाज जाग जाएगा तो इसके आधार पर अपने हक अधिकार लेंगे। तो ऐसा कार्य अनिल मिश्रा ने जो किया है, तो क्या उनके लिए संविधान नहीं बनाया गया है? उनके लिए ऐसा कहना मतलब मैं मानता नहीं हूँ कि उनके लिए वो सब के लिए साहब ने अगर संविधान मतलब इनको ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसा कृत्य करेंगे, हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? ऐसा क्यों लगता है? क्यों ऐसा इसलिए लगता है कि उन्हीं के सारे लोग सिस्टम में बने हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे के सारे RSS ब्राह्मण के लोग बने हुए हैं। ये RSS ही संचालित करती है, जिसका केंद्र नागपुर में है, ये सारी समस्याएं उस केंद्र से आती हैं, नागपुर से आती हैं, ये दिल्ली से नहीं आती हैं, वो नागपुर से आती है। तो 22 फरवरी को हम लोग RSS हेडक्वार्टर 10 लाख लोगों की संख्या में ले जाने का उद्देश्य है कि हम लोग जाएंगे और उसको घेरने का काम करेंगे। बहुत अच्छी। जहाँ से समस्या पैदा होती है, ये कहाँ से पैदा होती है, तो उसी को हम रखेंगे, उसी को घेरने का काम करेंगे कि सारी समस्या की जड़ यही है, ये RSS। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए सभी माताओं बहनों को जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। साथियों,
माता सावित्रीबाई ने, जिसको शिक्षा की देवी बताया गया है, तो वो सच है। 1848 में माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले दोनों मिल करके इस समाज में शिक्षा देने का कार्य 1848 से शुरू किया। लेकिन साथियों, शिक्षा तो हम लोगों को मिल चुकी है और हमारे लोग मिल रही है हमारे लोगों को, लेकिन कुछ लोगों ने इस शिक्षा को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं कि आने वाले जो ये पीढ़ी है ये पढ़ेगी और लिखेगी नहीं। अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो ये समाज का नेतृत्व करने लगेगी, तो समाज का नेतृत्व ना कर पाए, अपने इतिहास को ना उजागर कर पाए, गांव-गांव जाकर के ना बता पाए, इसलिए कुछ लोगों ने, मनुवादी विचारधारा के लोगों ने शिक्षा को 1990 से नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को खत्म करने का कार्य कर रही है। तो साथियों, मैं ज्यादा बात ना बोल करके कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा जो है ये बहुत बड़ा योगदान हम लोगों को मिला हुआ है। सावित्रीबाई फूले की बदौलत उन पर कीचड़, गोबर ये सब फेंका करते थे कौन? वही सामंतवादियों ने। वो हम लोगों के बदौलत कि ये आने वाले जो समाज है, अशिक्षित समाज है, इनको शिक्षा देने का कार्य हम लोगों को करना है। तो उन लोगों ने समाज में आकर से निकल करके हम लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया है। उन लोगों ने जिन्होंने हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, बहुत पहले से हम लोगों का पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। सावित्रीबाई फूले ने ही हम लोगों को शिक्षा दिया और शिक्षा दिया तो, लेकिन उस शिक्षा पे कब्जा किसका है ये आप लोगों को भली भांति मालूम है। शिक्षा देने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमको लिख करके दिया है कि आपको शिक्षा लेने का और शिक्षा देने का अधिकार है। लेकिन हम लोगों को शिक्षा मिला तो है, लेकिन शिक्षा देने का और लेने का काम वो लोग कर रहे हैं कि ये लोग जिस शिक्षा को हम डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, ये हमारे हाथ में नहीं है साथियों। वो केबल हिल जाती है, सही पकड़ो केबल। हेलो, तो इस तरीके से शिक्षा खत्म की जा रही है। शिक्षा खत्म करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। शिक्षा अगर खत्म की जाए, शिक्षा ही नहीं, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, ये सारी समस्या, बहन बेटियों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ये सारी समस्याओं की जड़ है ईवीएम मशीन। जो ईवीएम मशीन 1984 में आई थी, 20 साल इन लोगों ने ईवीएम मशीन से घोटाला करने के लिए काम किया कि इस मशीन से लोगों का वोट कैसे चोरी किया जाए, क्योंकि ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोगों का वोट कैसे खत्म किया जाए। अगर ये लोगों को वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा तो ये अपने लोग नेता तैयार नहीं कर पाएंगे, अपना प्रतिनिधित्व तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सरकारों ने क्या किया कि 2004 में और 2009 में घोटाला करके चुनाव जीता। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। ये दोनों, पहला चुनाव 4 में और दूसरा चुनाव 9 में, ये दोनों घोटाला करके जीती घोटाला करके। और फिर जब बीजेपी के लोगों को पता चला
लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये लोग ईवीएम मशीन में वोट चोरी करते हैं, घोटाला करके हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ईवीएम मशीन चुनाव किसको देती है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। जैसा आप उसमें डालेंगे वैसा ही होगा। आप लोग जानते हैं मोबाइल में जो चीज डालेंगे जैसा चाहेंगे उसमें आप फीड कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इधर का उधर, उधर से इधर का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब उन लोगों को पता चला तब उन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक समझौता हुआ कि आप 2 पंचवर्षीय आप घोटाला करके जीते हैं, हम जीते हैं, तो 2 पंचवर्षीय आप भी घोटाला करके जीत लीजिए। ये बात लोगों को बताना नहीं है। तो जब इन दोनों लोगों की राजी मजा से ऐसा काम हुआ तो 2014 में बीजेपी सरकार जीती और 2019 में भी बीजेपी सरकार जीती। ये दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर के लड़ाई हम लोगों की नहीं लड़ रहे हैं। ये लोग षड्यंत्र के तहत हमारा हक अधिकार प्रतिनिधित्व छीना जा रहा है। तो सारी समस्या की जड़ साथियों ईवीएम मशीन है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जिसकी फोटो कॉपी मेरे पास है। 20 पन्ने का जजमेंट की कॉपी मेरे पास है साथियों। ये चुनाव आयोग देश में घोटाला करके चुनाव करवा रहा है। इस देश में चुनाव आयोग खुद ही घोटाले में शामिल है। तो साथियों में ज्यादा बात न करते हुए